आज हम कुछ केसेस डिस्कस करने वाले हैं अंडर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट। हमारा पहला केस है अजय देवगन फिल्म्स वर्सेस यशराज फिल्म्स। तो इस केस में यशराज फिल्म्स दो मूवीज़ रिलीज़ कर रहा था। पहली फिल्म थी एक था टाइगर और दूसरी थी जब तक है जान। तो इन्होंने एक एग्रीमेंट किया, एक टाई इन अरेंजमेंट किया विद द सिंगल स्क्रीन थिएटर्स कि अगर उनको उनकी एक भी मूवी के राइट्स चाहिए तो उनको दोनों मूवी के लिए अपने थिएटर्स को बुक करना पड़ेगा। तो ऐसे में अजय देवगन जी ने कहा कि नहीं, ये गलत है, ये एक एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस है, और उन्होंने सीसीआई में कंप्लेन कर दी क्योंकि उनको डर था कि उनकी मूवी सन ऑफ सरदार के लिए इनफ थिएटर्स नहीं होंगे। तो ऐसे में अब सीसीआई ने कंसिडर किया कि क्या सच में यशराज फिल्म्स ने सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को कॉन्ट्रावेन किया है या नहीं। सीसीआई ने कहा कि हाँ, एक टाई इन अरेंजमेंट तो हुआ है क्योंकि एक मूवी के रिलीज को दूसरी मूवी के रिलीज के साथ टाई किया गया है, लेकिन क्या इसकी वजह से कोई कंपटीशन पे अफेक्ट पड़ रहा है या नहीं, अब ये कंसिडर करना था। सीसीआई ने 19 क्लॉज 3 के फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ये कहा कि इन मूवीज़ के एक साथ रिलीज़ होने से कंपटीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि इससे ना तो कोई एंट्री बैरियर्स क्रिएट हो रहे हैं और ना ही एग्जिस्टिंग कंपटीशन को बाहर किया जा रहा है। प्लस अगर देखा जाए तो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स सिर्फ 35% ही मार्केट को कैप्चर करते हैं, लेकिन मल्टीप्लेक्सेस के पास पूरे 65% मार्केट शेयर है। तो अगर कुछ थिएटर्स इनकी मूवी को रिलीज एक साथ करें भी तो भी उससे कंपटीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद सीसीआई ने कंसिडर किया कि क्या यशराज फिल्म्स एक डोमिनेंट प्लेयर है, और अगर है तो क्या वो अपनी पोजीशन का एब्यूज कर रहा है। एब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन को लेकर सीसीआई ने कहा कि जस्ट बिकॉज यशराज फिल्म इज़ अ बिग प्लेयर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हम मार्केट को किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि दिवाली या ईद। हमें उसे पूरे साल देखना होगा कि क्या रेलेवेंट मार्केट है और क्या उस मार्केट में एक प्लेयर की पोजीशन डोमिनेंट है, और अगर डोमिनेंट है तो क्या वो उसे एब्यूज कर रहा है, जो कि इस केस में नहीं था। ये एक प्योरली कमर्शियल डिसीजन था जो सिंगल थिएटर्स ने अपनी मर्जी से लिया था। तो सीसीआई ने यहाँ ये कहा कि यहाँ पे सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का वायलेशन नहीं हुआ है और ये टाई इन अरेंजमेंट एक वैलिड एग्रीमेंट है। हमारा सेकंड केस है फास्ट ट्रैक कॉल कैब एंड मेरू ट्रैवल सॉल्यूशन वर्सेस एएनआई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो यहाँ पे फास्ट ट्रैक और मेरू ट्रैवल दो रेडियो टैक्सी सर्विसेज थी और एएनआई टेक्नोलॉजी पेरेंट कंपनी है ओला कैब्स की। तो इन्फॉर्मेंट्स ने ये एलिज किया कि ओला अपनी डोमिनेंट पोजीशन का एब्यूज कर रहा है। दे आर यूजिंग प्रेडेटरी प्राइसिंग विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 4 सब क्लॉज 2A2। ये अपने कस्टमर्स को हैवी डिस्काउंट्स और ड्राइवर्स को इंसेंटिव्स दे रहे थे इन द रेलेवेंट मार्केट। तो ओला ने यहाँ पे ये आर्ग्यू किया कि उनका मॉडल फास्ट ट्रैक और मेरू से बिल्कुल अलग है। वो एक प्लेटफॉर्म बेस्ड मॉडल है, जबकि फास्ट ट्रैक और मेरू एसेट बेस्ड मॉडल है। उनकी जो कार्स हैं वो उनके एसेट्स हैं, लेकिन जो ओला है वो अपनी कार्स को ओन नहीं करता है। सबसे पहले सीसीआई ने ये डिटरमाइन किया कि क्या होगी यहाँ पे रेलेवेंट मार्केट। तो यहाँ पे रेलेवेंट मार्केट है मार्केट फॉर रेडियो टैक्सी सर्विसेज इन बेंगलुरु, जहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट है मार्केट फॉर रेडियो टैक्सी सर्विसेज, और जोग्राफिकल मार्केट थी बेंगलुरु। सीसीआई ने कहा कि माना कि इनका मॉडल डिफरेंट है, ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, लेकिन जो इनकी सर्विसेज हैं वो सेम ही हैं। ये भी रेडियो टैक्सी सर्विसेज ही कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही हैं, इसलिए जो रेलेवेंट मार्केट है वो मार्केट फॉर रेडियो टैक्सी सर्विसेज ही होगा। रेलेवेंट मार्केट डिटरमाइन करने के बाद सीसीआई ने ये देखा कि क्या ओला इस रेलेवेंट मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है या नहीं। उसके लिए उन्होंने बाकी कॉम्पिटिशन्स को कंपेयर किया, तो उनको पता चला कि देयर इज वन बिग प्लेयर कॉल्ड उबर। और कंपेयर करने के बाद उन्हें ये पता चला कि जस्ट इन द स्पैन ऑफ a few months, Uber has growth around 1200%, while Ola grew only 63%. इससे उन्हें ये पता चला कि एक हेल्दी कंपटीशन मार्केट में एग्जिस्ट करता है और ओला एक डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं है। सीसीआई ने कहा कि सेक्शन 4 के अंदर सिर्फ एक ही एंटरप्राइज या ग्रुप डोमिनेंट पोजीशन पे रह सकता है, लेकिन इस केस में देयर वर टू बिग कॉम्पिटिटर्स। अगर हम सेक्शन 4 को देखें, सेक्शन 4 क्लॉज 2 कहता है देयर शैल बी एन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इफ एन
एंटरप्राइज और अ ग्रुप, यानी कि सिर्फ एक ही एंटरप्राइज या ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है एट अ डोमिनेंट पोजीशन। तो ऊबर की एग्जिस्टेंस की वजह से ये प्रूव हो गया कि ओला एक डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं थी, और क्योंकि ओला एक डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं थी, इसका मतलब वो उस पोजीशन का एब्यूज नहीं कर सकती है अंडर सेक्शन 4। सीसीआई ने ये भी कहा कि अगर कोई न्यू एंट्रेंट एक सुपीरियर प्रोडक्ट और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में आता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर बेस सिग्निफिकेंटली शिफ्ट हो जाता है, सिर्फ इस वजह से हम उसे डोमिनेंट हेल्ड नहीं कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट केस है इंडियन एग्जीबिशन इंडस्ट्री एसोसिएशन वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन एग्जीबिशन एसोसिएशन थी हमारी इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट ने एलिज किया कि जो आईटीपीओ है ये एक डुअल रोल प्ले करती है एज अ रेगुलेटर एंड एज एन इवेंट ऑर्गेनाइजर। तो आईटीपीओ ने एक डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन इम्पोज की थी ऑन द थर्ड पार्टीज फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एग्जीबिशंस। इन्होंने कहा कि अगर इनका कोई इवेंट है विद द सेम प्रोडक्ट प्रोफाइल, तो उसके पहले और बाद में देयर विल बी अ गैप ऑफ 90 डेज। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी का सेम प्रोडक्ट प्रोफाइल का इवेंट है तो उसमें गैप होगा ऑफ जस्ट 15 डेज। ये जो टाइम गैप रिस्ट्रिक्शन थी, क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी थी? इसके लिए हम सबसे पहले रेलेवेंट मार्केट चेक करेंगे। तो इस केस में रेलेवेंट मार्केट है मार्केट फॉर प्रोविजन ऑफ वेन्यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर्स इन दिल्ली। तो हमारी प्रोडक्ट मार्केट थी वेन्यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग नेशनल इंटरनेशनल एग्जीबिशन, और दिल्ली है हमारी जोग्राफिकल मार्केट। अब हमें ये देखना था कि क्या आईटीपीओ इस रेलेवेंट मार्केट में एक डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है या नहीं। हमने देखा कि आईटीपीओ एक डुअल रोल प्ले कर रहा था एज अ रेगुलेटर एंड एज एन ऑर्गेनाइजर ऑफ इवेंट्स। वो बाकी पार्टीज को लाइसेंस और अप्रूवल देता था टू ऑर्गेनाइज देयर इवेंट्स इन दिल्ली। उसके अलावा वो खुद भी अपने इवेंट्स जैसे कि ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में ऑर्गेनाइज करवाता था, जिसकी वजह से उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी और उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं था मार्केट में। तो इन रीजंस की वजह से आईटीपीओ की डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो गई। अब हमें ये चेक करना था कि क्या उसने अपनी इस डोमिनेंट पोजीशन का एब्यूज किया है या नहीं। अब देखते हैं इनकी इस डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस की वजह से और कौन कौन से सेक्शन 4 के प्रोविजंस वायलेट हो रहे थे। तो पहला तो है अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, सेकंड इज लिमिटिंग एंड restricting the services or market, third is denial of market access, and the fourth is using one market to enter into another market. आईटीपीओ एक डोमिनेंट पोजीशन पे था इन द मार्केट ऑफ वेन्यू प्रोवाइडर्स इन दिल्ली। वो अपनी इस पोजीशन का यूज करके वो ट्राइंग टू एनहेंस टू एंटर इनटू द मार्केट ऑफ इवेंट ऑर्गेनाइजर। तो सीसीआई ने हेल्ड किया कि हाँ, आईटीपीओ ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का एब्यूज किया है और इन सभी प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन किया है। उन्होंने ऑर्डर किया कि वो इन सभी प्रैक्टिसेस से सीज एंड डेजिस्ट करे।